स्टार्ट करते हैं 12th केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन का एक और नया लेक्चर। आपको जैसा कि पता ही है कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन में जो पहला चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीन, वो चैप्टर चल रहा है। पिछले लेक्चर तक हम हेलो एल्केन वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कर चुके हैं, बिल्कुल बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। कुछ बाइनरी रिएक्शन भी वहाँ आए, आपने देखा ही होगा, उसको नोट भी किया होगा, समझा होगा। कोई डाउट या क्वेरी होगी तो वो आप कमेंट के माध्यम से डिस्कस कर ही लेंगे। आज हम इस महत्वपूर्ण चैप्टर के जो सेकंड पोर्शन है हेलोएरीन, उसको स्टार्ट करके फिनिश भी करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेलोएरीन को। देखिए हेलोएरीन जो है, एक तरीके से आप समझिए कि एरोमेटिक कंपाउंड की जो बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड है उनका स्टार्ट है हेलोएरीन से, तो बड़ा ध्यान से समझना है। और यहाँ अगर आप इसको समझ जाएंगे तो अगले चैप्टर में जो एरोमेटिक आएंगे, जैसे फिनोल है, फिर वहाँ बेंजोइक एसिड है, बेंजल्डिहाइड है, एसिटाफिनोन है, इस टाइप के जो एरोमेटिक कंपाउंड आएंगे वहाँ बहुत ईजी हो जाएगा। वैसे आपको बता दूँ कि एरोमेटिक और एलिफैटिक की रिएक्शन में ज़्यादा कोई अंतर होता नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ रिएक्शन हमेशा फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह पर होती हैं, बाकी सब तो तमाशा देखने वाले हैं। एलिफैटिक माने खुली श्रृंखला वालों में क्या होता है, वो स्ट्रेट चैन में, सीधी श्रृंखला में या टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला में खुली श्रृंखला होती है। मतलब फंक्शनल ग्रुप तो जैसे मान लीजिए किसी में OH है तो रिएक्शन तो अल्कोहल पर ही होगा ना, OH पर ही होगा ना। वो जो सीधी श्रृंखला में कार्बन लगे हैं, स्ट्रेट चैन में या टेढ़ी मेढ़ी चैन में जो कार्बन लगे हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं। बस इतना होता है, एरोमेटिक में क्या होता है, वो ओपन चैन ना होकर, खुली श्रृंखला ना होकर बेंजीन रिंग होती है। तो तमाशा देखने वाले एलिफैटिक में तो क्या होता है, सीधी लाइन में खड़े होते हैं तमाशा देखने के लिए या टेढ़ी मेढ़ी लाइनों में, जबकि एरोमेटिक में क्या होता है, वो बेंजीन रिंग के रूप में, जैसे बंद श्रृंखला के रूप में होते हैं। बस इतना ही तो अंतर होता है। तो हेलोएरीन की बात अगर हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं हेलोएरीन से, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ आपके लिए, थोड़ा जिससे टाइम बच जाए, ये थोड़ी छोटी कुछ थ्योरी लिखी है। तो देखिए हेलोएरीन लिखा है, और हेलोएरीन इंग्लिश का ही वर्ड है तो उसको हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में मैंने लिखा है, लेकिन ये है इंग्लिश का ही, भले हम हिंदी में लिखते हैं। तो ऑर्गेनिक में आपको पता भी है कि इंग्लिश के वर्ड को हम हिंदी में लिख रहे होते वो इंग्लिश के ही वर्ड है, तो किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उसको देख रहे होंगे। तो हेलोएरीन में किसे कहते हैं हेलोएरीन, देखिए जैसे हेलो एल्केन होता था, तो हेलो एल्केन में क्या था, एल्केनों का रिएक्शन होता था हेलोजन से। तो एल्केनों का एक H, समझाने के लिए बता देता हूँ, ये एल्केन होता था और हेलोजन से जब आप रिएक्ट कराते थे ये HCl के साथ जाता था, RCl HCl बनता था, तो इसको हम बोलते थे हेलो एल्केन। अब आपने R की जगह माने एल्केन की जगह लेना है बेंजीन। तो जब आप इसको मैं रफ कर देता हूँ तो पता ही है, जब आप बेंजीन का, भाई सीधी से समझिए कि जो एलिफैटिक होते हैं उनका स्टार्टिंग होता है एल्केन से, और जो एरोमेटिक होते हैं उनका स्टार्टिंग होता है बेंजीन से। माने एरोमेटिक के लिए बेंजीन स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। तो बेंजीन का रिएक्शन जब आप हेलोजन से कराएंगे, X माने अब तो समझ गए होंगे, ClBrI, कुछ भी हेलोजन हो सकता है। यहाँ रिएक्शन लेकिन आपने आयरन की उपस्थिति, आयरन कैटलिस्ट होगा, और अंधेरे में माने डार्क कंडीशन में करानी है। रीजन, क्योंकि जो एरोमेटिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, इसलिए उन्हें सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन नहीं कराएंगे, डार्क प्लेसेस में रिएक्शन कराएंगे। तब क्या होगा, बेंजीन की आपको पता है कि जितने भी ये पोजीशन है जहाँ जहाँ ये बेंट हो रहा है, मुड़ी हुई है, जैसे ये और ये, तो सब जगह कार्बन, और हर कार्बन पर हाइड्रोजन भी लगे हैं, सब जगह हाइड्रोजन है भाई, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो किसी भी एक जगह से जहाँ से आपका ये समझाने के लिए लगे आपको, एक हाइड्रोजन हेलोजन के साथ जाता है। जैसे एल्केन में हाइड्रोजन हेलोजन के साथ जाता है, ऐसे बेंजीन में सारी पोजीशन जो सेम है, कार्बन लगे हैं और उन पर हाइड्रोजन लगे हैं, तो सारे सेम पोजीशन है, तो कहीं से भी हाइड्रोजन हेलोजन के साथ रिप्लेस होगा, ये बना HX, और जहाँ से हाइड्रोजन गया है वहाँ क्या लगने वाला है, हेलोजन लग जाएगा। तो जो ये उत्पाद बनता है इसी को बोलते हैं हेलोएरीन, यही है हेलोएरीन। इसका मतलब क्या हुआ, बेंजीन की रिएक्शन जब हेलोजन से कराई जाती है अंधेरे में, डार्क कंडीशन में, तब हेलोजन
बेंजीन वलय के एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देती है, प्रतिस्थापित कर देती है, रिप्लेस कर देती है, माने हैलोजन उसकी जगह आके लग जाता है, तो जो उत्पाद बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसको बोलते हैं हेलोएरीन। तो सीधे सीधे कह दें कि बेंजीन रिंग पर अगर हैलोजन लगा होगा तो वो हेलोएरीन होगा। इसके एग्जाम्पल और क्या हो सकते हैं? एक्स की जगह जैसे मान लीजिए Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। इसका नाम क्लोरोबेंजीन होता है। रिंग पर Cl लगा है तो क्लोरोबेंजीन, रिंग पर Br लगा है तो ब्रोमोबेंजीन, रिंग पर I लगा है तो आयोडोबेंजीन। ये मैं नेमिंग आपको पहले के लेक्चर्स, इस प्लेलिस्ट की पहले के लेक्चर्स में IUPAC नामकरण एरोमेटिक कंपाउंड का, एरोमेटिक यौगिकों का स्पेशली एक लेक्चर है, वहाँ मैंने इसको बताया हुआ है। और मेरा ये भी कहना रहेगा, जो केवल इसी लेक्चर को आप देख रहे होंगे जो स्टूडेंट्स, तो आपको इससे पहले के लेक्चर सारे देखने पड़ेंगे जहाँ से मैंने ऑर्गेनिक पढ़ाया है, क्योंकि ऑर्गेनिक आपको स्टार्टिंग से ही समझ में आएगा, बीच में से ऐसे किसी लेक्चर में समझ नहीं आएगा। अच्छे से अगर आप समझना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से ही आप चैनल की प्लेलिस्ट को फॉलो करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्पेशली कह रहा हूँ। तो देखिए हेलोएरीन क्या हुआ, यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है, जब बेंजीन की अभिक्रिया हेलोजन से होती है तब बने उत्पाद हेलोएरीन कहलाते हैं। माने बेंजीन की रिएक्शन हेलोजन से होती है तब जो उत्पाद बनते हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं, उनको हेलोएरीन कहते हैं। एग्जांपल ये लिखिए, ठीक। इसके बाद हेलोएरीन का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएरीन। तो जैसे हेलोएल्केन का वर्गीकरण था, वहां क्या था, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, माने नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पर हेलोएल्केन 3 टाइप के थे, तो यहाँ भी 3 टाइप के हैं। तो बेंजीन वलय पर उपस्थित, माने बेंजीन रिंग, वलय माने रिंग होता है, तो बेंजीन रिंग पर उपस्थित हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार कि बेंजीन रिंग पर कितने हेलोजन एटम लगे हैं, उसके आधार पर ये 3 टाइप के होते हैं, मोनोहेलोएरीन, डाईहेलोएरीन, ट्राईहेलोएरीन। बिल्कुल हेलोएल्केन के जैसा ही है। जिन बच्चों ने हेलोएल्केन अच्छे से पढ़ा है, सुना, समझा है, लिखा है, उनको बहुत इजीली समझ में आने वाला है। समझ लीजिए वहां जो एल्केन था वहां बेंजीन कर रहा है काम। तो मोनोहेलोएरीन की डेफिनेशन क्या होगी भाई? सीधी सी बात, जब बेंजीन वलय पर एक हेलोजन लगा होगा कहीं भी, माने ये सब जो एग्जांपल लिखे थे ये मोनोहेलोएरीन के थे, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मैं बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, आप ऐसे ही नोट कर लेना उसको। वे हेलोएरीन जिनमें बेंजीन वलय पर एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है उसे मोनोहेलोएरीन कहते हैं। एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? Br लगा लीजिए, किसी भी पोजीशन पर लगा लीजिए, एक हेलोजन लगा लीजिए बेंजीन वलय पर, एक हाइड्रोजन हटेगा, एक हेलोजन लगेगा, तो ये क्लोरोबेंजीन है, ये ब्रोमोबेंजीन है। और अगर मान लीजिए आपने I यहाँ लगा दिया तो ये आयोडोबेंजीन हो गया। तो ये एग्जांपल हो गया मोनोहेलोएरीन का, और डेफिनेशन मैंने आपको बोली थी। डाईहेलोएरीन की बात करें तो डाई से ही पता चल रहा है 2, तो वे हेलोएरीन, क्योंकि हेलोएरीन के टाइप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेशन में बोला जाएगा वे हेलोएरीन जिनमें बेंजीन वलय पर 2 हेलोजन एटम होंगे, 2 हेलोजन परमाणु होते हैं, उनको डाईहेलोएरीन बोलते हैं। कैसे? सपोज कीजिए एक Cl यहाँ लगा है और एक Cl यहाँ लगा है, 2 Cl है, बेंजीन वलय पर 2 हाइड्रोजन हट के 2 Cl आ गए। कैसे आए होंगे वो तो आप चैप्टर में सीखने वाले हैं। इसका नेम क्या होगा? तो अगर आप ऑर्थो मेटा पैरा के हिसाब से रखना चाहते हैं, देखो मैंने ये सब चीज़ें पहले बताई है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, तो जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम आए तो आप पहले के लेक्चर में जरूर देखें, और जो पहले से इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो इसके लिए मैंने क्या कहा था, किसी को भी आप ग्रुप मानिए उसके हिसाब से पोजीशन क्या होती थी, ऑर्थो, तो ऑर्थो पर क्लोरो लगा है। अगर ये ना होता, केवल ये होता तो क्लोरोबेंजीन कहते, तो ऑर्थो क्लोरो क्लोरोबेंजीन, इसे सीधे सीधे ये कह देते हैं ऑर्थो, क्योंकि दोनों सेम बातें हैं। डाईक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाईक्लोरो बेंजीन, इसका मतलब हो गया क्लोरोबेंजीन तो है, एक पोजीशन ऑर्थो पर ClO लगा। ऐसा भी हो सकता है भाई, यहां हो सकता है, तो ऑर्थो मेटा पैरा, तो इसे बोल देंगे पैरा डाईक्लोरो बेंजीन। कुछ के माइंड में आ रहा होगा कि भाई ठीक है, 2 हेलोजन होंगे डाईहेलोएरीन में, अगर Cl के साथ क्या पता Br हुआ तो हो सकता है, तब आप इसको ग्रुप मानिए या इसको ग्रुप मानिए, किसी को ही मानिए। तो इसको ग्रुप माना तो ऑर्थो मेटा, मेटा पर ब्रोमो लिख दो, मेटा ब्रोमो। बाकी अगर Br नहीं होता, केवल रिंग पर Cl होता तो क्या बोलते, क्लोरोबेंजीन, तो मेटा ब्रोमो
क्लोरोबेंजीन। इस टाइप से डाई हेलोरीन के एग्जाम्पल हो गए, परिभाषा मैंने आपको बोल दी, उसको आप नोट कर लेंगे कॉपी में। फिर है ट्राई हेलोरीन। ट्राई हेलोरीन नाम से, हेडिंग से क्लियर हो रहा है, ट्राई माने 3, तो बेंजीन वाले पर 3 हेलोजन एटम लगे होंगे, 3 हेलोजन परमाणु लगे होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन वाला है, इसके 3 हेलोजन परमाणु हटे, 3 हाइड्रोजन परमाणु हटे, 3 हेलोजन परमाणु लगे, ये। तो आप देखिए इसको ग्रुप मानेंगे तो ये ऑर्थो, ये मेटा, तो एक ऑर्थो पर है एक मेटा पर है, तो ऑर्थो मेटा, और बाकी 3 है ना, ये मिलाकर तो ट्राइक्लोरोबेंजीन। माने क्लोरोबेंजीन है, एक ऑर्थो पर है एक मेटा पर है क्लोरो, इस टाइप से BR भी हो सकते हैं। तो हेलोएरिन का, इसे ट्राई हेलोएरिन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बे हेलोएरिन जिनमें बेंजीन वलय पर, बेंजीन रिंग पर 3 हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, उन्हें हम ट्राई हेलोएरिन बोलते हैं। आपके लिए मैंने यहाँ पर हेलोएरिन क्या है, हेलोएरिन का क्लासिफिकेशन क्या है, विद एग्जाम्पल आपको बता दिया। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया हेलोएरिन का। इसके बाद हम हेलोएरिन को बनाने की विधियां, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसकी बात करेंगे, इसे आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेलोएरिन बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन। देखिए जैसा कि आपको पता है कि जब कोई चैप्टर आपका चलता है तो पहले आप उसको जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय पढ़ते हैं, उसके बाद उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जब हम पढ़ते हैं तो हेलोएरिन माने इस समय हम पढ़ रहे हैं, तो उसका कोई एग्जाम्पल, उसका कोई मेंबर आप मान लेते हैं, उसी को बनाने की विधियां हम पढ़ेंगे। तो हेलोएरिन का जो इम्पोर्टेंट मेंबर है वो है क्लोरोबेंजीन, माने बेंजीन रिंग पर Cl लगा होना, किसी भी पोजीशन पर लगा सकते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ किसी भी पोजीशन पर लगा सकते हैं, तो ये बात मैंने आपको पहले बताई है। मैंने कहा था कि बेंजीन के सारे कार्बन जो हैं वो सेम बिहेवियर के हैं, सेम उनका कंडीशन है, सारे कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, तो कहीं पर भी रिएक्शन हुआ होगा और Cl आ गया होगा। लेकिन जब ये रिएक्शन करेगा तब उसके लिए हम देखते हैं कि ये कैसा डायरेक्टर, ऑर्थो पैरा है कि मेटा है। ये बात आपको मैं पहले, जब निर्देशात्मक प्रभाव वाला इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर एक लेक्चर है, एरोमेटिक यौगिकों में निर्देशात्मक प्रभाव, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इन एरोमेटिक कंपाउंड, वहाँ मैंने बताया हुआ है, तो वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल हम हेलोएरिन का जो इम्पोर्टेंट और फर्स्ट मेंबर है वो क्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं स्पेशली, तो हम उन्हें हेलोएरिन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी कह सकते हैं और क्लोरोबेंजीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है पहला हेडिंग बेंजीन से, फ्रॉम बेंजीन। इसको मैंने अभी जब डेफिनेशन बता रहा था तब भी बता ही दिया था। तो हमने बेंजीन लिया, इसकी रिएक्शन आपने Cl2 से करानी है, एरो पर Fe, और ये मैंने लिख दिया इन डार्क, माने अंधेरे में। तो देखिए होता क्या है, ये हेलोजन बेंजीन की किसी भी पोजीशन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। क्यों कर देगा किसी पोजीशन से, मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि बेंजीन में सारे कार्बन जो हैं वो सेम बिहेवियर, सेम नेचर के हैं, तो जहाँ से रिप्लेस होता है वहीं के हाइड्रोजन को शो कर देते हैं। वैसे हाइड्रोजन सब जगह लगा है, आपको पता ही है। इसका मतलब ये है कि ये वाला हाइड्रोजन इस Cl से रिप्लेस हुआ है, HCl के साथ HCl बनाता हुआ बाहर गया, और जब यहाँ वैलेंसी कम हुई, Cl इधर एक अकेला घूम रहा है, तो वो यहाँ के लग जाएगा इस टाइप से। तो ये आपका बेंजीन है, इनकी नेमिंग भी लिख देता हूँ क्योंकि ये लिखना आपको पता ही है कि बहुत ज़रूरी है। ये क्लोरीन है ही, और ये आपका क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, जो कि एक हेलोएरिन है। ठीक, आप याद कीजिए जो हेलो एल्केन बनाने की मेथड लिखा है मैंने, तो पहला मेथड लिखा था एल्केन से, तो एल्केन की Cl2 कराया था। अब बेंजीन से, बात वही है ना। तो एलिफेटिक के लिए एल्केन से स्टार्ट होता है, एरोमेटिक के लिए बेंजीन से स्टार्ट होता है, जस्ट इतनी बात है। सेकेंड हेडिंग है फिनोल से, तो आप हेलो एल्केन में याद कीजिए वहाँ सेकेंड हेडिंग था अल्कोहल से। तो जो फिनोल होते हैं वो एरोमेटिक अल्कोहल ही तो हैं, क्योंकि आपको पता है कि फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है भाई। एरोमेटिक में फॉर्मूले कैसे याद रखना बताया मैंने, इस टाइप से। फिनोल का मतलब होता है रिंग पर OH। क्या फॉर्मूला याद करना है, बस ये याद करना है कि रिंग पर OH होगा तो उसे फिनोल बोलेंगे। तो फिनोल से, तो आप देख रहे होंगे वहाँ हेडिंग था अल्कोहल से, तो अल्कोहल माने OH, तो वहाँ भी तो अल्कोहल से था, तो यहाँ फिनोल से है। तो बात तो वही है, फिनोल एक अल्कोहल ही तो है भाई। ये एरोमेटिक माने बेंजीन, रिंग पर OH लगा है। अल्कोहल में क्या होता है, खुली श्रृंखला में स्ट्रेट चेन में कार्बन होते हैं, तब OH लगा होता है। तो वहाँ पर हेडिंग था अल्कोहल से, यहाँ है फिनोल से, बात वही है। फिर क्या था वहाँ PCl5 द्वारा, भाई अल्कोहल की रिएक्शन आपने PCl5 से कराई थी विद PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसका नाम है।
अब हमने फिनोल की करानी है, तो लिखिए, मैंने लिख दिया प्लस PCl5। क्या होगा, क्या कही थी मैंने ट्रिक वहां पर, अभी लिखाई नहीं है ट्रिक, लेकिन बताई थी हेलो एल्केन बनाते टाइम। तो मैंने कहा था कि जब चैप्टर लास्ट होगा तो ट्रिक तब लिखाऊंगा, लेकिन बताई क्या थी, मैंने कहा था जब भी PCl5 आपको दिखे OH की जगह वो Cl कर देगा। करिए आप, लीजिए OH की जगह इसने कर दिया Cl, और मैंने कहा था इसकी रिएक्शन में POCl3 और HCl जरूर आएगा। तो ये आपका फिनोल है, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। मैं बार बार नाम नहीं लिख रहा। इसका नाम क्या बताया था मैंने POCl3 का, फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, वो हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो मैंने कहा था ना तब भी कि PCl5 OH की जगह Cl कर देता है और इसकी रिएक्शन में POCl3 HCl निकलता है। तो बताइए, बस इतना तो अंतर आया। अगर ये अल्कोहल होता भाई, अगर इस टाइप से अल्कोहल होता और PCl5 करा रहे होते तो PCl5 तो OH की जगह Cl कर देता। तो ये तो ऐसे का ऐसे ही नोट होता ना, CH3CH2Cl, POCl3 HCl निकलता ही निकलता है। तो तमाशा देखने वाले लाइन में खड़े थे, बंदर ये था तमाशा दिखा रहा था, इसी की जगह तो OH की जगह Cl हुआ। यहाँ पर तमाशा देखने वाले ये बेंजीन रिंग के जैसे आकार में खड़े हैं, गोल घेरा बनाकर खड़े हैं, राउंड होके खड़े हो गए, क्लोज्ड चैन में खड़े हो गए। बंदर तो OH ही है ना, ये तमाशा दिखा रहा है ना। और कैसे दिखा रहा है, OH की जगह Cl ही तो हो रहा है, OH की जगह Cl ही तो हो रहा है। अगर खुली श्रृंखला का ये अल्कोहल होता और बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा अल्कोहल होता, सपोज कीजिए OH लगा है, और आपसे कोई कह दे कि जरा PCl5 से रिएक्शन कराइए, तो काहे के टेंशन लेनी। जो मेरा स्टूडेंट है वो तो सीधा सा, वो नहीं देखेगा तमाशा देखने वाले कैसे खड़े हैं, टेढ़े मेढ़े खड़े हैं कि लाइन में खड़े हैं कि बेंजीन रिंग में खड़े हैं। उसको तो दिख रहा है बंदर ही है भाई, माने PCl5 है और OH तमाशा दिखाएगा, बंदर है, PCl5 OH की जगह Cl कर देगा, बाकी POCl3 HCl निकलेगा। तो ये जैसा का जैसा है वैसा नोट हो जाएगा, माने तमाशा देखने वाले जैसे के जैसे खड़े हैं वैसे खड़े हो जाएंगे। ये देखिए CH2 ये Cl हो जाएगा और POCl3 HCl निकल जाएगा, दैट सिंपल। तो आप ये समझिए, ये तमाशा देखने वाले चाहे जैसे खड़े हों, टेढ़े मेढ़े खड़े हों, सीधी श्रृंखला में खड़े हों, या एरोमेटिक वाले फॉर्म में खड़े हों, बंदर माने फंक्शन ग्रुप क्रियात्मक समूह, वहां पर ट्रिक क्या बता रही है, PCl5 OH की जगह Cl कर दे रहा है, वही कर रहा है, बाकी जैसे ये है वैसे उधर नोट हो जा रहा है। और PCl5 की रिएक्शन में POCl3 HCl निकलता है, याद रखेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या हुआ, जो ग्रुप है वो बंदर है, माने ड्रामा करेगा, तमाशा दिखाएगा, और जो ग्रुप से इधर की तरफ को कार्बन लगे होते हैं वो तमाशा देखने वाले हैं। तो जैसे इधर होते हैं तमाशा देखने वाले, वैसे उधर नोट कर दो, बस बंदर इधर क्या है और उधर किस फॉर्म में आ जाता है, बस इतना अंतर होता है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए, अगर आपने वहाँ PCl5 की रिएक्शन को ठीक से समझा होगा तो सीधी सी बात, PCl5 OH की जगह Cl कर रहा है, POCl3 HCl जा रहा है। इसी का सब हेडिंग है दूसरा हेडिंग, क्योंकि मेन हेडिंग तो फिनोल से हो गया। फिनोल में आपने एक बार PCl5 की हेल्प ली, PCl5 से इसका रिएक्शन कराया, फिर दूसरा है PCl3 द्वारा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड द्वारा, तो फिर फिनोल लिखा आपने। बेंजीन को थोड़ा ठीक से बना लेना भाई, ये हो गया फिनोल। PCl3 से रिएक्ट कराया, क्या कहा था मैंने PCl3 की ट्रिक के लिए, मैंने कहा था PCl3 भी OH की जगह Cl कर देता है। लीजिए, जैसा रिंग है वैसे रिंग रहने दिया, OH की जगह Cl हो गया, और इसकी रिएक्शन में H3PO3 जरूर बाहर आता है। तो ये फिनोल हुआ, ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हुआ, ये क्लोरोबेंजीन हुआ, नाम मैं बोल दे रहा हूँ, आपने क्योंकि लिखना है। और H3PO3 का नेम मैंने बताया था ऑर्थो फास्फोरस एसिड, ऑर्थो फास्फोरस अम्ल है, ठीक है ना। तो क्या ट्रिक थी, PCl3 भी OH की जगह Cl कर देता है और इसकी रिएक्शन में H3PO3 बाहर आता है। तो ये सारे के सारे रिएक्शन हेलोएल्केन के जैसे ही हैं, और ये ट्रिक PCl5 PCl3 जो भी मैंने बताई है हमेशा आप एप्लीकेबल हैं, कहीं भी अप्लाई करें, इसको याद रखेंगे। लिखाऊंगा मैं आपको इस चैप्टर के लास्ट में, मैंने एक्सरसाइज से पहले, और हम बहुत जल्दी एक्सरसाइज तक पहुंचेंगे, तो आप इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ नेक्स्ट जो बनाने की विधि है उनकी बात करें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए फिर से 2 सब हेडिंग लिख दिए हैं, क्योंकि मेन हेडिंग तो हमारा यही है फिनोल से। इसमें अब सब हेडिंग आ गया नंबर 3 पर, SOCl2 द्वारा, विद SOCl2। SOCl2 का नेम होता है थायोनिल क्लोराइड। तो अब हम फिनोल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करा रहे हैं, SOCl2 से करा रहे हैं। तो SOCl2 की ट्रिक भी मैं पहले आपको हेलोएल्केन में बता ही चुका हूँ। क्या बताया था मैंने कि SOCl2 भी OH की जगह Cl कर देता है,
और इसके रिएक्शन में SO2 और HCl बाहर आता है हमेशा। तो देखिए इसने भी OH की जगह Cl कर दिया, तो ये हो गया फिनॉल, थाइनोल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। बड़ा सिंपल है। पहले अल्कोहल में ऐसा काम कर रहा था ये, क्योंकि इसको तो OH दिख रहा है, OH की जगह Cl कर रहा है। फिर चौथा हेडिंग है HCl द्वारा विद HCl। तो फिनॉल का रिएक्शन जब हम HCl से कराते हैं तो बस इतना ध्यान रखना है कि एरो पर लेते हैं निर्जल ZnCl2, जिसे हम एनहाइड्रिक ZnCl2 बोलते हैं। तब क्या होगा, HCl भी OH की जगह Cl कर देगा, क्योंकि H OH के साथ H2 बनाएगा और Cl वहां आ जाएगा। ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। तो देखिए फिनॉल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, निर्जल ZnCl2 में जिंक क्लोराइड है, क्लोरोबेंजीन और जल। तो इस टाइप से ये दो और मेथड आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो 4 ट्रिक हो रही हैं, 3 ट्रिक मेनली, PCl5 OH की जगह Cl कर देता है, POCl3 HCl निकलता है, PCl3 OH की जगह Cl कर देता है, H3PO3 निकलता है, SOCl2 OH की जगह Cl कर देता है, SO2 HCl निकलता है। याद रखिए, आप वहाँ याद रखा तो यहाँ कितना काम आगे देखिए। ऐसे आगे भी जब अभी ये फिनॉल जब हम पढ़ेंगे तब ये रिएक्शन फिर से रिपीट होंगी। एल्कोहल पढ़ेंगे तो एल्कोहल में भी PCl5 PCl3 SOCl2 HCl रिपीट होगा। तो आपको बहुत इजी वे में मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन माने बनाने की विधियों की बात करते हैं। तो देखिए हेलोएरीन के मैंने बचे हुए मेथड्स के जो हेडिंग है वो बोर्ड पर आपके लिए लिखे हैं। तो 3 हेडिंग यहाँ पर लिखे हैं, नंबर 3, 4 एंड 5। तीनों हेडिंग में आप देखेंगे लिखा है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से। लेकिन तीनों ही मेथड जो है अब ये हेलोएरीन बनाने के तीनों ही सेम है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से, लेकिन अलग अलग बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की हम अलग अलग रिएक्टेंट से रिएक्शन कराएंगे, अभिकारक से अभिक्रिया कराएंगे। तो पहली तीसरी मेथड की बात करते हैं, माने बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से प्रयोगशाला विधि, जिसको हम सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं, वेरी वेरी सुपर मोस्ट, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो ये बाइनेम रिएक्शन है। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से जब हम सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा बनाते हैं उसको प्रयोगशाला विधि माने लैब मेथड भी बोलते हैं, सैंडमायर रिएक्शन। देखिए बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है रिंग पर N2Cl, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि एरोमेटिक ऐसे याद किए जाते हैं। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का मतलब रिंग पर N2Cl, और मैं बता दूं एजो का मतलब होता है जब 2 एंड डायरेक्ट जुड़े होते हैं। इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो N2Cl है इस टाइप से लगा होता है, देखिए N डबल बॉन्ड NCl ऐसे, क्योंकि N की वैलेंसी 3 होती हैं, 2 और 1 3, ऐसी इसकी देखिए 2 और 1 3 Cl की, तो इसको मिलाकर लिख रखा है N2Cl ऐसे, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो रिंग पर N2Cl होगा तो उसे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड कहते हैं। इसको आपने CuCl और HCl से रिएक्ट करा देना है। तो होता क्या है, इसी में नहीं कहीं भी जब भी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा होगा किसी से भी, समझ लीजिए उस डाइज़ोनियम क्लोराइड का जो N2 है ये तो निकल ही जाना है बिल्कुल तुरंत बाहर। ये जो Cl है यहीं पे रहेंगे और आपका बन गया क्लोरोबेंजीन। देखिए कितना इजी, रिएक्शन में कुछ नहीं है, इतना बड़ा हेडिंग लिख दिया मैंने बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से, वो ये है। लैब मेथड है क्योंकि CuCl HCl से इसको पहली बार लैब में बनाया था। सैंडमायर रिएक्शन इसको बोलते हैं, बाइनेम अभिक्रिया है फ्रॉम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, लैब मेथड सैंडमायर रिएक्शन। तो आप देखेंगे CuCl HCl में चाहे किसी से भी रिएक्ट हो रहा, अगली रिएक्शन में भी आप देखेंगे रिंग पर लगा N2Cl का N2 जो है वो तो निकलना ही, बाकी Cl ही रह गया क्लोरोबेंजीन वाला। अगर इसी रिएक्शन में आप CuCl की जगह CuBr HBr ले लेंगे तो रिंग पर Br आ जाएगा। क्या आ जाएगा रिंग पर Br, में समझाने के लिए लिख देता हूं। अगर आपने इसकी जगह CuCl HCl लिया तब रिंग पर क्या आने वाला है, इसको पूरा ही लिख लेते हैं, तब रिंग पर आएगा Br, माने Cl भी बाहर जाएगा, H के साथ समझ लीजिए Br आएगा, और CuCl HCl किया तो रिंग पर आ जाएगा Cn। बहुत ईजी। तब ये रिएक्शन भी सैंडमायर ही होंगी, सैंडमायर ही होगी। तो सैंडमायर ये तो होती है कि CuCl HCl कराने पर Cl रह जाए, N2 निकल जाए। अगर आप CuBr HBr कराएंगे और Br आएगा, CuCl HCl कराएंगे तो C रिंग पर Cn आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल भी दोनों भी सैंडमायर अभिक्रिया के एग्जाम्पल होंगे। फिलहाल ये आपके लिए मैंने लिखा, तो ये हेलोएरीन बन रहा है, ये हेलोएरीन है, वो हेलोएरीन नहीं है क्योंकि Cl लगा है, हेलोजन नहीं लगा ना। रिंग पर अगर हेलोजन लगा होगा, चाहे Cl हो, चाहे Br हो, चाहे I हो, तभी तो उसे हेलोएरीन कहेंगे। तो एक मेथड आपका ये कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं चौथे मेथड की, ये भी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से ही, फ्रॉम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड।
इस बार आपको बस रिएक्शन जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, माने रिंग पर जो N2Cl लगा है उसका पोटेशियम आयोडाइड से कराना है, Ki से कराना है। क्या होगा भाई, मैंने क्या कहा अभी कि रिंग पर लगा N2Cl जिससे रिएक्ट कर रहा हो, समझ लीजिए N2 तो निकलता ही, लीजिए N2 तो पहले खुद ही बाहर हो गया इसको देखते के साथ ही। अब ये वाला KCl को लेके उड़ जाएगा, लीजिए KCl, तो रिंग पर पूरा N2Cl निकल चुका है, N2 गया था Cl K के साथ चले गए, यहाँ पर वैलेंसी खाली है, यहाँ I की वैलेंसी कम होगी क्यों, K निकल गया इसका पोटेशियम, तो I यहाँ पर लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आयोडोबेंजीन। तो ये मेथड है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, लेकिन इसमें बन रहा आयोडोबेंजीन। वो मेथड है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, सेंड मेयर अभिक्रिया भी है, लेकिन वहां बन रहा है क्लोरोबेंजीन। तो हेलोएरिन बन रहा है, ये भी हेलोएरिन बन रहा है, लेकिन वो हेलोएरिन क्लोरोबेंजीन वाला है, ये हेलोएरिन आयोडोबेंजीन वाला है। अब मान लीजिए F लगा हो, फ्लोरोबेंजीन बनना हो, माने भाई आपको फ्लोरीन वाला हेलोएरिन बनाना हो, तो फिर इन दोनों रिएक्शन से तो बन नहीं रहा, तो फिर आप बना तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रहे, लेकिन अब आप उसकी रिएक्शन कराएंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे HBF4 से, हाइड्रोबोरिक अम्ल, हाइड्रोबोरिक एसिड से। तो क्या होगा देखिए, N2 तो इसे देखते के साथ ही निकलेगा, ये निकला, एक H इस Cl को लेके उड़ेगा, ठीक है, तो यहां से N2 भी गया Cl भी गया, बैलेंस ही कम है, तो BF4 का एक F यहां पर लगने वाला है, ये लगा फ्लोरोबेंजीन, और एक F गया तो BF3 बचा, वो यहाँ पे निकल गया। देखिए इसको बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बोलते हैं, ये आपका हाइड्रोबोरिक अम्ल है, हाइड्रोबोरिक एसिड। ठीक है ना, ये पोटेशियम आयोडाइड। तो आप देखिए इस रिएक्शन का नेम भी है, इसको बोलते हैं बोल्ज-सीमैन रिएक्शन, बोल्ज-सीमैन अभिक्रिया। तो दो बाय नेम रिएक्शन अभी तक आई, सेंड मेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोल्ज-सीमैन अभिक्रिया। तीनों ही ये लास्ट के मेथड नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 पर तीनों ही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हेलोएरिन बन रहा है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिंग पर लगे N2Cl को बोलते हैं। जब आप रिएक्शन CuCl HCl से करा रहे हैं तो N2 निकल रहा है, Cl रह जा रहा है, क्योंकि मैंने कहा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जितनी भी रिएक्शन होंगी, जैसे ही वो अपने रिएक्शन करना स्टार्ट करता है तो रिंग पर लगा N2Cl में जो N2 है वो तो तुरंत बाहर जाता है खुद से ही। बाकी अगर CuCl HCl तो Cl वहां रह गया, Ki से कराया तो N2 तो निकलना ही है, KCl के साथ गया, I लग गया, आयोडोबेंजीन बन गया, क्लोरोबेंजीन है, आयोडोबेंजीन है। और अगर HBF4 हाइड्रोबोरिक एसिड से कराया तो N2 तो निकलना ही है, HCl के साथ गया, एक F यहाँ लगा, BF3 ये बचा, तो बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोल्ज-सीमैन अभिक्रिया, सेंड मेयर अभिक्रिया। तो इस टाइप से हेलोएरिन के ये इंपॉर्टेंट 5 मेथड आपके कंप्लीट हो जाते हैं। 5 में भी जो सेकंड मेथड है फिनॉल से, वो पहले आपको हेलोल्केन जैसा है, क्योंकि उसमें सब हेडिंग है 4, PCl5 से, PCl3 से, SOCl2 से, HCl से। ट्रिक मैंने अभी इसके पहले बताई दी आपको। इन रिएक्शंस को, इन बनाने की विधियों को भी आप अपनी कॉपी पर ठीक ढंग से नोट कर लीजिए। किसी की कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट में मालूम करते रहिए। हेलोएरिन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन माने बनाने की विधियां जब कंप्लीट हो गई हैं तो इसके बाद आपको पता ही है पहले की तरह क्या टॉपिक आएगा, हेलोएरिन के भौतिक गुण माने फिजिकल प्रॉपर्टी। उनको मैं आपके लिए पहले बोर्ड पर लिख देता हूँ, फिर उसको डिस्कस। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं हेलोएरिन के फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। एक एक पॉइंट वाइज करके इनको देखते हैं। इसमें लिखा है पहला, हेलोएरिन रंगहीन द्रव या ठोस होते हैं। तो जो हेलोएरिन है या तो कलरलेस लिक्विड फॉर्म में होंगे या फिर सॉलिड होते हैं। तो दो फिजिकल स्टेट, दो भौतिक अवस्थाओं में हेलोएरिन होते हैं, या तो वो लिक्विड होंगे या ठोस होंगे, और कलरलेस होते हैं, सबके सब रंगहीन होते हैं। सेकेंड पॉइंट है, ये जल में अघुलनशील है। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं अभी तक हमने एल्केन, एल्केन, अल्काइन, हेलोल्केन यहाँ तक पढ़े, तो सबके सब जल में अघुलनशील है, वाटर इनसोल्यूबल है। परंतु कार्बनिक विलायकों, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर में, अल्कोहल में, ये सब क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। माने हेलोएरिन जल में तो घुलते नहीं, जैसे अब तक आने वाले ग्रुप नहीं घुले, लेकिन कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, अल्कोहल में घुलनशील होते हैं। ये जल से भारी हैं, तो जैसे हेलोल्केन भी जल से भारी होते हैं, तो ये भी इनसे भारी होते हैं, हेलोएरिन भी। फिर है हेलोएरिन के जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हैं, जो गलनांक क्वथनांक होते हैं, वो हेलोजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान बढ़ने पर बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रिंग पर अगर Cl लगा है और एक बार रिंग पर Br लगा है, और आपसे पूछा कि किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो इस वाले का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो हेलोजन एटम है, इसका जो एटॉमिक मास है, जो परमाणु द्रव्यमान है, इससे ज़्यादा होता है। तो ये कह रहे हैं कि हेलोरिन के जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, गलनांक और क्वथनांक है, तो हेलोजन परमाणु जितना ज़्यादा
मास का होगा, जितना ज़्यादा परमाणु द्रव्यमान का होगा, एटॉमिक मास का होगा, उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसलिए लिखा है कि हैलोजेन की जो गलनांक क्वथनांक है, हैलोजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो ये भी बढ़ते जाते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैलोजेन की मैंने लिखी, वो बिल्कुल हैलोएल्केन के जैसे ही हैं, तो इनको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हैलोजेन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उनमें बाइनेम रिएक्शन आएंगे जो बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे हैलोजेन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो स्टार्ट करते हैं हैलोजेन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। यहाँ पर मैंने 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हेडिंग लिखे हैं। हेडिंग तो आपको भी क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे। कभी आप सोचेंगे भी आपको तो हेडिंग कहीं से देख कर लिख दे रहे होंगे, तो मैं देख नहीं है तो मुझे चलिए ध्यान है, लेकिन अगर आपको नहीं भी ध्यान है तो एग्जाम में यही तो क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि यही व्हाट हैपन व्हेन क्या होता है जबकि क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए पहले हेडिंग से, पहले केमिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं। क्लोरीन से कर रहे हैं, जिसे हम क्लोरीनीकरण, रिएक्शन विद क्लोरीन भी बोलते हैं। तो अब हम हैलोजेन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो देखिए मैंने हैलोजेन लिखा माने क्लोरोबेंजीन, हमने हैलोजेन अपना पहला यही माना है। इसका रिएक्शन जब हम Cl2 से करा रहे हैं, एरो पर वही Fe लिखेंगे इन डार्क कंडीशन, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं और ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको डार्क कंडीशन में रिएक्ट कराएंगे। तो देखिए जब बेंजीन था तो हमने किसी भी पोजीशन से H को Cl के साथ भेज दिया था, लेकिन अब आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि रिंग पर पहले से कोई फंक्शन ग्रुप क्रियात्मक समूह लगा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा ये कैसा डायरेक्टर है, क्योंकि ये जैसा डायरेक्टर होगा अपनी उन्हीं पोजीशन पर रिएक्शन करने देगा। तो देखिए रिंग से जब ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जिस पर इलेक्ट्रॉन बचे हो बॉन्डिंग के बाद भी, तो Cl की वैसे देखिए सामान्य रूप से बाह्यतम कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं Cl की 7, उसने एक इधर यूज कर लिया तो 6 बचे हैं, 2 4 6 ऐसे करके बचे होंगे। चलिए यहाँ पर तो सुई कर देता हूँ, ऐसे जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा डायरेक्टर हुआ, ऑर्थो पैरा, क्योंकि मैंने आपको पहले के लेक्चर में ऑर्थो पैरा और मेटा बताए हुए हैं, तो ये ऑर्थो पैरा हुआ। तो ये अपनी ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर रिएक्शन देगा। तो ये ऑर्थो पोजीशन हुई, क्योंकि क्रियात्मक समूह के ठीक बाद ऑर्थो होती है, फिर मेटा होती है, फिर पैरा, तो पैरा ही। तो जिन पोजीशन पर रिएक्शन देगा उन्हीं पोजीशन को हम शो कर दे रहे हैं हाइड्रोजन। बाकी लगा यहाँ भी हाइड्रोजन है, लगा यहाँ भी है, लगा यहाँ भी है, लेकिन ऑर्थो और पैरा पर रिएक्शन देगा। चाहे आप इधर वाली ऑर्थो ले लें, तो कोई सी एक ऑर्थो लेनी है, तो एक Cl तो यहाँ से H के साथ, एक Cl यहाँ, और फिर एक Cl यहाँ लगने के लिए चाहिए, तो इसलिए 2, और रिंग भी 2 लेंगे, क्योंकि एक बार तो रिएक्शन हुई होगी ऑर्थो पर, तो Cl लगा, यहाँ Cl आ गया, और एक बार रिएक्शन होगी पैरा पर और 2HCl, एक बार यहाँ से HCl ये वाला और एक बार ये वाला HCl, तो इसका नेम तो हो जाएगा, देखिए ये ग्रुप लगा है ऑर्थो पर, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और ये पैरा पर लगा है तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। स्टार्टिंग में मैंने आपको लिए इनके नेम लिखे थे, ठीक है ना। तो देखिए जब रिंग पर एक ही ग्रुप लगा होगा, मतलब सॉरी रिंग पर कोई ग्रुप नहीं होता, बेंजीन पर कोई ग्रुप नहीं होता, तो किसी भी पोजीशन पर रिएक्शन करा, लेकिन जब बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा होता है तो उस ग्रुप को चेक करते हैं कि वो ऑर्थो पैरा है कि मेटा है। ऑर्थो पैरा कैसे चेक करते हैं, अगर उस पर बॉन्डिंग के बाद भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं, चाहे एक ही बचा है, तो फिर वो ऑर्थो पैरा होता है, माने अपनी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर रिएक्शन देता है। और अगर उस पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो मेटा होता है, तो वो मेटा पोजीशन पर देता है। तो हमारा जो चैप्टर है इसके बाद वाला एल्कोहल फिनोल ईथर, उसके बाद जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मेटा वाला है, तो वहाँ मेटा की रिएक्शन देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल ऑर्थो पैरा पर ही रिएक्शन होगी, नेमिंग मैंने आपके लिए लिख दी है। इसके बाद नाइट्रिक से कर रहे हैं, जिसे हम नाइट्रेशन बोलते हैं, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। तो देखिए ये क्लोरोबेंजीन लिखा मैंने, क्योंकि हैलोजेन की केमिकल प्रॉपर्टी चल रहा है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। मैंने कहा था जब HNO3 रिएक्ट करता है तब कैटलिस्ट लेते हैं आप कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर, और जब एस्टोसोफोर रिएक्ट करेगा तो ये। तो देखिए मैंने आपको कहा था अब HNO3 से रिएक्शन कराने के लिए आ गया, तो आप बिल्कुल आग बंद करके इसे HNO2 में तोड़ के बैठ जाइए। क्यों, इसका कोई रीजन नहीं, ट्रिक है। HNO3 को HNO2 में तोड़ लीजिए। आपको पता ही है कैसा डायरेक्टर है, ऑर्थो पैरा, तो एक तो अपनी ऑर्थो पोजीशन पर रिएक्शन देगा और एक बार पैरा पर। तो HOH के साथ यहाँ से, एक HOH के साथ यहाँ से, तो ये 2 लेने पड़ेंगे, माने 2 लेने पड़ेंगे, रिंग भी 2 लेनी पड़ेंगी, क्योंकि एक बार ऑर्थो पर रिएक्शन होगा और एक बार पैरा पर। तो OH H के साथ H2 बनाएगा, तो NO2 बचा यहाँ लग जाएगा ऑर्थो पर, एक बार OH H के साथ H2 बनाएगा, NO2 यहाँ लग जाएगा, तो एक रिंग में तो ये हो जाएगा भाई, सॉरी Cl लगा था ना,
Cl। तो इस वाली पोजीशन पर NO2 आया और एक बार Cl लगा इसकी पैरा पोजीशन पर NO2 आया यहाँ पर और प्लस 2H2, क्योंकि ये वाला OH के साथ H2, ये वाला OH के साथ H2। क्या नेम होगा? देखिए आप इसी को ग्रुप मानिएगा Cl को, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पर NO2, तो NO2 को क्या बोलते हैं? ऑर्थो नाइट्रो। बाकी अगर ये ना होता रिंग पर Cl हो तो क्या बोलेंगे? क्लोरो बेंजीन। ऐसे अगर इसका नियम लिखना हो तो इसके हिसाब से ऑर्थो मेटा पैरा, ये पैरा पर नाइट्रो, और अगर ये ना होता रिंग पर Cl होता तो क्लोरोबेंजीन। वैसे मैं आपको बता दूं ये सब नेम लिखना मैंने पहले के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बताया था और कहा था कि इनकी सबकी जरूरत आपको पड़ेगी। इसके बाद है सल्फ्यूरिक होमोसेकेराइड, जिसे हम सल्फोनिक रहा, माने रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड सल्फोनेशन बोलते हैं। इसमें देखिए क्या है, फिर से भैया आपको पता है कि हेलोरीन के केमिकल प्रॉपर्टी चल रहा है। हेलोरीन हमारा रिंग पर Cl है, रिएक्शन कराया हमने सल्फ्यूरिक एसिड, माने सल्फोनेशन का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन, नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन। कैटलिस्ट आप क्या लेंगे? आप कंसंट्रेट HNO3, तो जब HNO3 रिएक्ट कर रहा है H2SO4 कैटलिस्ट है, H2SO4 रिएक्शन कर रहा है तो HNO3 कैटलिस्ट है। H2SO4 को आपने आग बंद करके तोड़ लेना है HOSO3H में, ये मालूम नहीं करना है क्यों तोड़ लेना है, बस ये ट्रिक है। अब आपको पता है ये कैसा डायरेक्टर है? ऑर्थो पैरा, तो अपनी ऑर्थो पोजीशन पर रिएक्शन देगा और पैरा पर, तो HOH के साथ, फिर ये वाला H भी OH के साथ, तो 2 करने पड़ेंगे, माने 2 करने पड़ेंगे, फिर रिंग भी 2 करनी पड़ेगी क्योंकि एक बार ऑर्थो पर लगेगा ये बचा हुआ SO3H, एक बार पैरा पर, ये लगा लीजिए। और एक बार यही SO3H पैरा पर लगा, OH के साथ 2 बार गए हैं तो 2H2। क्या नेमिंग होगा? अगर आप इसको ग्रुप मानते हैं तो इसे आप SO3H को सल्फो बोल दोगे, ऑर्थो सल्फो क्लोरोबेंजीन, या ऐसे भी कह सकते हैं इसको ग्रुप मानो तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑर्थो है तो ऑर्थो क्लोरो, और ये Cl ना हो तो क्या बोलते हैं? रिंग पर SO3H लगा हो तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये लिख देता हूँ, इसको ग्रुप मान लेता हूँ, इसके अकॉर्डिंग ये ऑर्थो पोजीशन हुई तो ऑर्थो क्लोरो। बाकी अगर Cl ना हो रिंग पर SO3H हो तो बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। वो नाम भी, दूसरा टाइप का भी नाम भी हो सकता है क्या, कि अगर आपने इसे ग्रुप माना तो कहेंगे आप ऑर्थो सल्फो, और अगर SO3H ना होता रिंग पर Cl होता तो क्लोरोबेंजीन, तो ऑर्थो सल्फो क्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं। जब मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराऊंगा तब आपको वहाँ नेम से स्ट्रक्चर बनवाऊंगा तो वो आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। इसको देखिए, इसको ही ग्रुप मान लेते हैं तो ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा क्लोरो। बाकी अगर Cl ना हो रिंग पर SO3H हो तो क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। तो देखिए 3 केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, और ये तीनों के तीनों केमिकल प्रॉपर्टीज अगर आप देखें तो जो एल्केन वाला चैप्टर है वहाँ मैंने जैसे एल्केन की नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराई, एल्केन की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराई, एल्केन की क्लोरीन से रिएक्शन कराई, सेम वही है, बस यहाँ पर क्या हो रहा है? क्लोरोबेंजीन होने की वजह से भाई यही तो हो रहा है कि H कहाँ से जाए भाई, एल्केन में भी तो H Cl के साथ जाता है, H OH के साथ जाता है, H OH के साथ जाता है, वहाँ एल्केन में NO2 लग जाता है, एल्केन में SO3H लग जाता है, एल्केन में Cl लग जाता है, यहाँ बेंजीन पर लगना है। लेकिन चूंकि क्लोरोबेंजीन होने की वजह से रिंग पर पहले से कोई ग्रुप है तो वो ग्रुप डिसाइड करेगा कि रिएक्शन कहाँ होगा, और रिंग पर Cl लगा होने की वजह से ये कैसा डायरेक्टर है? ऑर्थो पैरा, क्योंकि रिंग पर जो Cl लगा है उस पर बॉन्डिंग के बाद भी इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, इसलिए वो ऑर्थो पैरा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, इसलिए वो अपनी ऑर्थो पर भी रिएक्शन दे रहा है, पैरा पर भी दे रहा है। कैसे दे रहा है? Cl2 से हो रहा है तो HCl के साथ Cl लग जा रहा है, HCl के साथ Cl लग जा रहा है, ऑर्थो अलग पैरा अलग। इसके बाद HNO3 आपको मैंने एल्केन में ट्रिक बता दी थी, HNO3 HNO2 भी रिएक्ट करता है, तो OH को H ही यहाँ से, एक बार OH को H यहाँ से, NO2 यहाँ छोड़ देगा, यहाँ छोड़ देगा, माने ऑर्थो पर पैरा पर। सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड को HOSO3H में तोड़ेंगे हमेशा, OH को H लाएंगे ऑर्थो से, OH को H लाएंगे पैरा से, SO3H बचा हुआ एक बार यहाँ पर और एक बार पैरा पर। नेमिंग के लिए मैंने आपको एरोमेटिक यौगिकों की नेमिंग IUPAC के अकॉर्डिंग भी और ऑर्थो पैरा के अकॉर्डिंग भी पहले के लेक्चर्स में बताया, आप इस प्लेलिस्ट से सर्च करके उस लेक्चर को आप अच्छे से देखिए। जो स्टूडेंट इस पर अभी केवल इसी लेक्चर को देख रहे हैं तो उनको बड़ा जरूरी है पहले से ऑर्गेनिक को पढ़ना,
पहले के लेक्चर्स को देखना। तो इन तीनों केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें कि बाइनेम रिएक्शन आना बाकी है, उनकी बात करते हैं। देखिए, बात अगर चौथी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। बोर्ड एग्जाम में ये 101% आएगा ही आएगा आपको क्वेश्चन के रूप में। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जिसे हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं, इसके दो पार्ट हैं, एल्किलीकरण एल्काइलेशन, एसिलीकरण एसाइलेशन। आपको ये इस चैप्टर के अलावा अगले चैप्टर में, उससे अगले चैप्टर में देखने को मिलेगा। बस केवल एनिलीन ही इस रिएक्शन को नहीं देते। क्यों नहीं देते उसका रीजन वही बताऊंगा, और ये बात भी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देते। बाकी सारे एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं वो देते हैं इस रिएक्शन को। तो देखिए, इस समय हम हेलोएरिन वाले चैप्टर में इसको पढ़ रहे हैं, तो हेलोएरिन के एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। तो हेलोएरिन का मतलब हुआ क्लोरोबेंजीन, ये आपने लिया। एल्किलीकरण का मतलब होता है कि आपने एल्काइल हैलाइड से इसका रिएक्शन कराना है, और अच्छा एल्काइल हैलाइड हो गया CH3Cl। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के जो कैटलिस्ट होते हैं वो होता है निर्जल AlCl3। ये आपको ध्यान रखना है, यही कैटलिस्ट लिखना है, एनहाइड्रिक AlCl3। तो आपने हेलोएरिन की रिएक्शन CH3Cl से कराई, एल्किल हैलाइड से कराई, तो एल्किलीकरण माने एल्काइलेशन इसको बोला, और इसका नेम क्या है, स्पेशली मैथिल क्लोराइड है, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। तो देखिए, होना कुछ नहीं है, होना फिर से वही है, कैसा डायरेक्टर है, ऑर्थो पैरा। तो एक बार तो ये रिएक्शन देगा ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। तो मैंने ऑर्थो और पैरा पे ही हाइड्रोजन शो कर दिए, क्योंकि इसके जहां भी ग्रुप लगा होगा उसके ठीक बाद वाली कंडीशन ऑर्थो, पोजीशन ऑर्थो, फिर मेटा और फिर पैरा। तो चूंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है जो कि अभी हमने सीखा, तो इसलिए ऑर्थो और पैरा पर ही मैंने हाइड्रोजन शो किया। होना क्या है, ये वाला H इस Cl के साथ जाएगा, फिर ऐसे ये वाला H इस वाले Cl के साथ जाए, तो इसलिए 2 करना पड़ेगा आपको, तो 2HCl, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं 2HCl। तो आपको ये भी 2 करने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार ऑर्थो पर Cl H के साथ चले गया तो CH3 लगेगा, एक बार ये वाला HCl के साथ जाएगा तो यहाँ लगेगा। तो एक बार तो ऑर्थो पर आपका पोजीशन पर CH3 लग जाएगा, और एक बार पैरा पोजीशन पर CH3 लग जाएगा, 2HCl बाहर जाएगा। क्या नेम होने वाला है भाई, अगर आप इसको फंक्शनल ग्रुप मानेंगे इसको, तो ऑर्थोमेथिल बोल देंगे, ऑर्थोमेथिल, और अगर ये ना हो रिंग पर तो क्लोरोबेंजीन। और अगर आप इसको ग्रुप मानते हैं तो इसके हिसाब से ये ऑर्थो क्लोरो हो गया, और रिंग पर Cl ना हो, CH3 लगा हो, तो बोलते हैं टोलुइन। ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ, चलिए इसी ग्रुप मान लेता हूँ। तो इसके हिसाब से ये ऑर्थो क्लोरो, और अगर रिंग पर Cl ना हो, केवल CH3 हो, तो क्या बोलते हैं, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही इसको आप ग्रुप मान रहे हैं, तो ये ऑर्थो मेटा पैरा, तो पैरा पर क्या हुआ, क्लोरो, और बाकी अगर रिंग पर Cl ना हो, केवल CH3 हो, तो क्या बोलते हैं, टोलुइन। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड है, जो आप समझे। तो आप देखिए, एल्किलीकरण में क्या करना है, एल्किल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा देना है। बाकी आपको पता है कि जो हेलोएरिन है, जो क्लोरोबेंजीन है, उसका एग्जांपल वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो एक बार ऑर्थो वाला HCl के साथ गया, CH3 यहाँ लग गया, एक बार पैरा वाला HCl के साथ गया तो पैरा पर CH3 लग गया। नेमिंग आपके लिए लिख दी मैंने। तो इसे हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहेंगे। कैटलिस्ट आप यही लेंगे, निर्जल AlCl3, एनाइड्रिक AlCl3। इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का दूसरा पार्ट है, दूसरा जो प्रकार है वो एसिलीकरण है, एसाइलेशन। तो आपने लिखना तो क्लोरोबेंजीन ही है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन के लिए आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लिख रहे हैं। लेकिन अब एसिलीकरण माने एसाइलेशन होने की वजह से आप रिएक्शन कराएंगे एसाइल हैलाइड से, एसिल हैलाइड से। एसिल हैलाइड का ग्रुप होता था RCOX, फिलहाल उसका ये एग्जांपल है एसिटिल क्लोराइड, इसका नेम है एसिटिल क्लोराइड। आपका कैटलिस्ट वही रहना है, निर्जल AlCl3। क्यों रहना है, क्योंकि ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही है। पहले CH3Cl से रिएक्शन था, अब CH3COCl से, माने RCOX ग्रुप से, एसिल हैलाइड ग्रुप से, जो कि मैंने आपको IBS में पढ़ाया ये ग्रुप। तो आपको फिर वही, चूंकि क्लोरोबेंजीन माने हेलोएरिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, तो अपनी ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर ये रिएक्शन देने वाला है। तो ऑर्थो पोजीशन ये हुई, क्योंकि ग्रुप के ठीक बाद ये ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा, एक बार ये। अब आपको पता ही है कि ये वाला HCl के साथ जाएगा तो पूरा CuCH3 यहाँ लगेगा, HCl के साथ जाएगा तो पूरा CuCH3 यहाँ लगेगा। तो आपको 2 Cl चाहिए, तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, फिर ये रिंग भी 2 करनी पड़ेगी।
ठीक है ना। तो देखिए 2HCl तो ये बना, जो HCl के साथ गया HCl के साथ गया। अभी यहाँ से पलट के लगना COCH3, कैसे लगेगा ये भी बता दूं। देखिए CH3COCl का स्ट्रक्चर जो होता है एक्चुअल में, ये आकर के लिख दे रहा हूँ, वो इस टाइप से होता है। ये Cl इस CC लगा होता है, O डबल बॉन्ड के साथ ऐसे होता है, तभी तो RCOX ग्रुप होता है ये, और इस ग्रुप को हम एसिल हैलाइड ग्रुप बोलते हैं। तो ये वाला Cl तो जा रहा है H के साथ, तो ये यहाँ से वैलेंसी कम हो रही है, तो यहाँ से पलट के लगेगा, तो ऐसे लगेगा। देखिए Cl तो यहाँ पर COCH3 ऐसे, भाई C की तो वैलेंसी कम हो रही है, यहाँ से इसकी H निकल गया, तो यहाँ वैलेंसी कम है, तो C कनेक्ट हुआ, C से वो कनेक्ट है, तो COCH3 ऑर्थो पर। और एक बार यही चीज पैरा पर, ये ऐसे मिलाकर लिखना चाहे तो CO ऐसे COCH3 लिख लें, COCH3 लिख लें, मिलाकर लिखना चाहे क्या नेम होगा इसका भाई, आप इसी को ग्रुप मानिए। तो इसके हिसाब से ये ऑर्थो पर क्लोरो है, ऑर्थो क्लोरो। और अगर रिंग पर Cl ना हो, केवल COCH3 हो, तो क्या बोलते थे, IUPAC से बताया था मैंने, एसिटाफिनोन बोलते थे। तो ऑर्थो क्लोरो एसिटाफिनोन, हिंदी में आप इसे लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पर इसे ग्रुप मानिए तो ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा क्लोरो, और इसे क्या बोलेंगे, एसिटाफिनोन। में रिंग पर अगर केवल COCH3 लगा होता तो एसिटाफिनोन बोलते, तो पैरा पर क्लोरो एसिटाफिनोन। तो इस टाइप से फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन के ये दोनों पार्ट हो जाते हैं। मैंने फिर कहा, इसको फिनोल भी देंगे, इसको बेंजल्डिहाइड भी देगा, एसिटाफिनोन भी देगा, बेंजोइक एसिड भी देगा। तो आपको ये फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन तो आपको हर चैप्टर में मिलेगा। बस एनिलीन नहीं देते, उसका जो आंसर है, जो रासायनिक कारण है, वो मैं आपको उसी चैप्टर में बताऊंगा, एमीन वाले चैप्टर में। और वो क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो मैं बता दूंगा आपको। तब तक फिलहाल ये फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन इस समय हेलोएरीन वाले चैप्टर में आया, तो इसलिए मैंने हेलोएरीन माने क्लोरोबेंजीन के साथ लिख दिया है। होते इसके दो ही पार्ट है, एल्किलीकरण, एसिलीकरण, ठीक है ना। एग्जाम में ये क्वेश्चन बाइनेम रिएक्शन में संक्षिप्त टिप्पणी के लिए आ सकता है, या फिर वो स्पेशली कह देता है फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन एल्किलीकरण क्लोरोबेंजीन के साथ, या क्लोरोबेंजीन का एल्किलीकरण, या लिख देगा फिनोल का एल्किलीकरण, या फिनोल का एसिलीकरण, एसाइलेशन ऑफ फिनोल। तो या तो अगर आया एग्जाम में केवल फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, तो आप किसी के साथ भी लिख दो उस रिएक्शन को, क्लोरोबेंजीन के साथ लिख दो या फिनोल के साथ लिख दो। लेकिन अगर ये पूछा जाए स्पेशली कि लिखना किसके साथ है, एसाइलेशन, एल्किलीकरण या एसिलीकरण, मान लीजिए वो ईथर वाले चैप्टर में से एनिसोल पकड़ ले, क्योंकि आपके एनसीईआरटी एक्साइज में जो दूसरे चैप्टर की है वहाँ लिखा हुआ है स्पेशली एनिसोल का फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो एनिसोल कहते हैं जब रिंग पर OCH3 लगा होता है, माने एरोमेटिक ईथर है। तो एनिसोल का अगर एल्किलीकरण करना आ जाए तो आप CH3Cl से रिएक्शन कराओगे, एरो पर फिर वही निर्जल AlCl3 लिख लोगे। अब आप देखिए ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ही होता है, क्योंकि O की बाध्यता कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दरियुस के लिए, एक दरियुस के लिए 4 बचे। तो ऑर्थो पर रिएक्शन देगा, पैरा पर रिएक्शन वैसे ही देगा, HCl के साथ CH3 लग जाएगा, HCl के साथ CH3 लग जाएगा, एक बार ऑर्थो पर CH3, एक बार पैरा पर। और अगर इसका एनिसोल का एसिलीकरण आ जाए तो CH3COCl से कराएंगे, HCl के साथ तो COCH3 लगेगा, HCl के साथ तो COCH3 लगेगा। तो बहुत सिंपल है, आपको ये समझना चाहिए कि रिएक्शन तो ऑर्थो और पैरा पर हाइड्रोजन के साथ Cl ही जाएंगे। अगर यहाँ ग्रुप जो लगा है जैसा लगा है वैसे ही लगा रहेगा, और अगर कोई डायरेक्टर मेटा हुआ तो मेटा पोजीशन से HCl के साथ जाएगा, मेटा पर लग जाएगा। लेकिन फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एल्किलीकरण में CH3Cl से रिएक्शन कराएंगे, कैटलिस्ट निर्जल AlCl3 रहेगा। एसिलीकरण में रिएक्शन CH3COCl से कराएंगे, एरो पर कैटलिस्ट निर्जल AlCl3 रहेगा। एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पर। मेटा डायरेक्टर हुआ तो केवल मेटा पर ये CH3 और यहाँ से COCH3 लग जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगले चैप्टर्स में भी रिपीट होगा फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। और जैसा कि मैं पहले से कहता रहा हूँ, जब आप रिएक्शन नोट करें, जो रिएक्टेंट हैं और जो प्रोडक्ट हैं उनके नेम जरूर लिखें, चाहे वो बार बार आ रहे हैं, आपको लिखना है, क्योंकि बार बार लिखने से जल्दी आपको याद होगा। इसके बाद अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो देखिए एक बार फिर से कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पहले इनके नेम आ भी चुके हैं, और बाइनेम रिएक्शन है। 5वां केमिकल प्रॉपर्टीज है बुर्ज रिएक्शन जिसको कहते हैं। तो एल्केन वाले चैप्टर में आया था, हेलोल्केन वाले चैप्टर में भी आया था। देखिए हेलोल्केन में जब हम सोडियम से रिएक्शन करा रहे थे ईथर की प्रेजेंस में, तब दुगना हो जाता है, क्योंकि बुर्ज रिएक्शन में मैंने ये बताया था कि डबल्ड कार्बन की एल्केन आपको मिलती है। तो यहाँ में हेलोरीन के साथ कराना है, तो हेलोरीन में हम लेकर चल रहे हैं क्लोरोबेंजीन को। तो इस बार क्लोरोबेंजीन को लिटा लेते हैं,
क्योंकि हमें इसमें ये जोड़ने में ज़रा आसानी रहेगा। तो मैंने इसमें 2 मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के लिए, क्योंकि आपको पता है सोडियम के साथ रिएक्शन होना है, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति इसमें रहेगी। NaCl को निकालता अगर एक होता तो फिर ये कुछ नहीं होता, इसलिए दोगुना किया तो 2 Cl हो गए, तो Na भी कितने होने पड़ेंगे 2, तो 2 Na 2 Cl के साथ गए। अब ये 2 रिंग हो रही है और वो आपस में जुड़ जाएंगी। कैसे देखिए, ऐसे करके ये एक रिंग की पोजीशन ये रही होगी ना, यहाँ से जब Cl निकला होगा, ऐसे दूसरी वाली की पोजीशन कैसी रहेगी, दोनों आपस में कनेक्ट हो गई, ऐसे कनेक्ट हो गया। 2 NaCl चला गया। वहां पर कैसे दुगना होके लगता था भाई, CH3Cl होता था, दुगना लेते तो CH3CH3 हो जाता था। अब रिंग रिंग हो जाएंगी, माने इसको बोलते हैं 2 रिंग है, तो रिंग भी कंप्लीट नहीं है क्योंकि एक H कम है। तो मैंने आपको जब कहा था कि मैथेन में से अगर आप एक H कम कर दो तो इसे बोलते हैं मैथिल। ऐसे ही बेंजीन में से अगर एक H कम कर दो, माने ये वाला H कम कर दिया, तो एक पोजीशन पर अगर H ना हो तो इसे बोलते हैं फेनिल या फिनाइल। तो ये 2 हैं ऐसे, तो क्या बोलेंगे इनको, डाईफेनिल या डाईफिनाइल, या इसका नाम बाईफेनिल भी हो सकता है। बाई का मतलब भी 2 के लिए होता है, डाई का मतलब भी 2 के लिए होता है, तो इसको डाईफिनाइल या बाईफिनाइल बोलते हैं। और ये चैप्टर के एक्सरसाइज में कन्वर्जन में है, कैसे प्राप्त करेंगे में कन्वर्जन जो आप होते हैं, हाउ विल यू ऑब्टेन बेंजीन से डाईफेनिल या क्लोरोबेंजीन से डाईफेनिल या बाईफेनिल। तो क्लोरोबेंजीन को आपने बुर्ज रिएक्शन माने सोडियम ईथर से रिएक्शन कराना है, NaCl के साथ जाएगा तो ये कुछ बचता नहीं, इसलिए 2 किया तो 2 Cl हुए तो 2 Na कर लिए, तो फिर इसका दुगना इसी के जैसा जुड़ गया इसी में। इसको हम बोलते हैं बुर्ज अभिक्रिया। हेलोएरिन के लिए अगर एग्जाम में बुर्ज रिएक्शन आया, स्पेशली लिखा हुआ है हेलोएरिन के साथ, तो लिखेंगे, और अगर बुर्ज अभिक्रिया आया तो आप हेलो एल्केन वाला भी लिख सकते हैं, जो मैंने आपको हेलो एल्केन में बताया। इसके बाद लिखा है बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है, तो इसी के जैसा होता है, बस क्या करना है, ये तो आपका एरोमेटिक था। जब फिटिंग वर्ड आ गया तो फिटिंग वर्ड से मतलब है कि इसमें कुछ अलग से फिट करना है। क्या फिट करना है भाई, आपने एक मोलिक्यूल तो लेना है एरोमेटिक माने हेलोएरिन का, तो वो जो मैंने दुगना कर दिया था, दुगना ना करके क्यों करना है, क्योंकि जब आप सोडियम से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस शुष्क ईथर ड्राई ईथर, तो NaCl को निकालेगा, तो फिर ये कुछ बचता है, तो इसको इसकी संयोजकता कंप्लीट करने के लिए कुछ होता नहीं, तो आप यहाँ 2 कर लेते थे, हेलोएल्केन में भी हेलोएरिन में भी, ये देखिए। लेकिन अब क्या करना है, फिटिंग होने का मतलब है कि आपने एक दुगना ना करके एरोमेटिक के साथ एक एलिफेटिक लेना है, CH3Cl लेना है। अब क्या होगा, ये 2 Cl 2 Na कर लेंगे, 2 Na के साथ जाएंगे, तो अब यहाँ से इसकी वैलेंसी कम, यहाँ से CH3 वैलेंगे, तो अब इस पे CH3 लगेगा। अब दुगना ना होकर ये CH3 आएगा, माने ये CH3 लग जाएगा, ऐसे रिएक्शन वही है, बस इसका नाम फिटिंग इसलिए रख दिया क्योंकि एरोमेटिक के साथ एलिफेटिक आ गया। अब इसका नेम क्या है, जब रिंग पर CH3 लगा हो तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं हम टॉलुइन। तो भले मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदी में बिल्कुल टॉलुइन ही तो लिखना है, कोई इसका मतलब थोड़ी ना निकालना है। तो बुर्ज रिएक्शन और बुर्ज फिटिंग में क्या अंतर है, बुर्ज अभिक्रिया में आप एरोमेटिक के ही दोनों मॉलिक्यूल लेंगे या फिर एलिफेटिक के ही दोनों मॉलिक्यूल लेंगे, जबकि बुर्ज फिटिंग में कुछ फिट करना है, माने एक एरोमेटिक लेंगे एक एलिफेटिक लेंगे, तो वो 2 Cl हो जाएंगे 2 Na के साथ। यहाँ पर जो 2 Cl करते हैं सेम मॉलिक्यूल के करते हैं, या तो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, उसको बुर्ज बोलेंगे। माने हेलोएल्केन में हमने एलिफेटिक लिए तो बुर्ज था, एरोमेटिक लिए तो बुर्ज है। लेकिन फिटिंग वर्ड आने से एक एलिफेटिक लेंगे एक एरोमेटिक लेंगे, 2 Cl 2 Na के साथ, जो जिनकी वैलेंसी कम हो रही है वो आगे जुड़ जाएगा, या इसकी वैलेंसी कम हुई तो दूसरा वाला फेनिल यहाँ पर लग गया, तो ये बना। इसके बाद है कॉपर से अभिक्रिया, जैसे आप सोडियम से करा रहे हैं आप कॉपर से करानी है। इस रिएक्शन का नाम उल्मान अभिक्रिया है, रिएक्शन विद कॉपर, जिसे हम उल्मान रिएक्शन बोलते हैं। तो अब आपने देखिए ये लिया क्लोरोबेंजीन, ये लिया कॉपर, बात वही है, कॉपर जब Cl को निकालेगा तो फिर इसकी वैलेंसी कौन कंप्लीट करेगा, इसलिए 2 कर लेंगे आप, तो यहाँ 2 को करना पड़ेगा, तो ये 2 Cl 2 कॉपर के साथ CuCl बनाएंगे और ये दुगना हो जाएगा, माने इसी के जैसा इसी से जुड़ जाएगा। ये 2CuCl, तो ये डाईफेनिल या बाईफेनिल है, वहां मैंने नेम लिखा है तो वहीं से लिख लेना, डाईफेनिल या बाईफेनिल कॉपर क्लोराइड है। तो इस टाइप से बस इसका नाम उल्मान अभिक्रिया क्यों हो गया, क्योंकि ये सोडियम से नहीं हो रही है, अब की कॉपर से हो रही है, लेकिन रिएक्शन सेम हो रहा है।
अब पहले NaCl को निकाल रहा था, कॉपर Cl को निकाल रहा है, तो इसलिए हम इसे वही बन रहा है, 2 रिंग आगे लगे हैं तो डाइफेनिल या बाइफेनिल बोल रहे हैं। तो लेकिन इस रिएक्शन का नाम कॉपर की वजह से क्या हो गया, उल्मान अभिक्रिया, और सोडियम की वजह से क्या है, बुर्ज। और एरोमेटिक और एलिफेटिक ले और सोडियम ले तो क्या है, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो तीनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक 7 केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हैं, इनको भी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ और नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में 8वें नंबर पर है मैग्नीशियम से क्रिया। तो ये हेलोएल्केन में भी आया था, ग्रिग्नोडी बनेगा आपको पता है। फिलहाल हम हेलोएरिन के लिए लिख रहे हैं। तो ये रहा आपका Cl + Mg। इस बार भी ईथर की उपस्थिति रहेगी, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर आप लिख सकते हैं। तो मैग्नीशियम देखिए डबल नहीं करता है, MgCl को निकालेगा नहीं, खुद वहीं पर जाकर जुड़ जाता है। ये हो गया MgCl। तो ये ग्रिग्नोड है, ये एरोमेटिक ग्रिग्नोड है। बस क्या नेम होगा, मैंने आपको कहा ना, रिंग का अगर एक H कम है तो उसे फेनिल भी बोलते हैं। तो फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, फेनिल या फिनाइल, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ग्रिग्नोड रिएजेंट ही है, ये ग्रिग्नोड विकर्मक है। जैसे वहाँ RMgX होता था, ये AR। देखिए मैं आपको बता दूं, एरोमेटिक को AR करके लिख देते हैं, ArMgCl। एरोमेटिक है, एरिल है, एरिल बोलेंगे इसको, एरिल मैग्नीशियम क्लोराइड। और फिलहाल ये फेनिल है तो फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते। अगर मान लीजिए आप Br वाला माने ब्रोमोबेंजीन ले, फिर मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएं तो ईथर ना को हम THF माने टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन की उपस्थिति में कराते हैं तो Mg फिर से कनेक्ट ही होना है। तो क्या हो जाएगा ये MgBr, क्या बोलेंगे इसको, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। रिंग का अगर एक H कम है तो उसे फेनिल बोलते हैं, जिसे हम फिनाइल भी कहते हैं, बाकी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस टाइप से तो ये भी ग्रिग्नोड हो गया। तो देखिए मैग्नीशियम से क्रिया इस टाइप से करते हैं हेलोएरिन। हेलोएल्केन के जैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज तो हैं। फिर लिथियम से भी क्रिया है। तो सपोज कीजिए आपने Cl लिया, हेलोएरिन Li से रिएक्शन कराया, तो आपने लिथियम के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। लिथियम आपकी जो फोन वाली बैटरी है ना, उसमें यूज होता है, लिथियम बैटरी होती है वो। तो ये जो Li है Cl को निकालेगा, LiCl बनाएगा, लिथियम क्लोराइड। और एक Li यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए लग जाएगा रिंग पर, ये लगा। तो क्या बोलेंगे इसको, देखिए इतने को तो फेनिल बोलेंगे। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन तब बोलते हैं जब यहाँ पर Li ना होकर H होता। लेकिन अगर बेंजीन का एक H कम है तो उसे फेनिल बोलते हैं। तो फेनिल और ये लिथियम, तो लिथियम फेनिल या फेनिल लिथियम, फेनिल लिथियम इसका नेम हो गया। आप देख रहे हैं सोडियम के रिएक्शन में वो दुगना कर दे रहा है, मैग्नीशियम खुद जुड़ जा रहा है, और लिथियम में LiCl को निकाल रहा है, एक Li लग रहा है। बात करें अब चेन रिडक्शन की हेलोएरिन के, तो ये लिखा मैंने हेलोएरिन क्लोरोबेंजीन। अब चेन का मतलब मैंने बोला एटॉमिक हाइड्रोजन लेना, और कैटलिस्ट बताया आपको NaHg, सोडियम अमलगम, जैसे हेलोएल्केन में बताया था। फिर वही H क्या करेगा, Cl को लेके उड़ेगा, और जब Cl यहाँ से निकला तो बैलेंस कम हो गई, तो एक H यहाँ पे लग जाएगा। तो कितने H की जरूरत पड़ी, 2H। तो एक H Cl के साथ HCl बनाया, और जब यहाँ से बैलेंस कम हो गई Cl निकलने की वजह से, तो H वहाँ लग गया। तो आप देखिए क्या बन गया भाई, ये बेंजीन है। अभी फ्लो में इमोशन ज़्यादा फ्लो मत कर लेना अपने, क्यों, कभी ये कहने लगो हाइड्रोफेनिल या फेनिल हाइड्रोजन, कभी इसे कह रहे थे फेनिल लिथियम के साथ रिंग पर अगर Li लगाया तो फेनिल लिथियम, ऐसे ही रिंग पर H लगा तो फेनिल हाइड्रोजन। ऐसा नहीं है, अभी रिंग पर H आया है तो H होने से क्या हो गया, फेनिल का एक H उसे वापस मिल गया, तो अभी फिर से क्या बन गया, बेंजीन। तो कन्वर्जन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन अब चेन से बनेगा, रिडक्शन से बनेगा। बात करें अमोनिया से एक रिएक्शन की, रिएक्शन विद अमोनिया, तो आप लिखिए हेलोएरिन NH3 कराइए। क्या कहा था, NH3 को आप कैसे तोड़ लीजिए, आंख बंद करके, NH2H में H को Cl दिला दीजिए, NH2 वहाँ लग जाएगा। बहुत ही अच्छा है। हेलोएल्केन में मैंने आपको ये सब ऐसे ही पढ़ाया था। एनिलीन बन गया, क्योंकि रिंग पर अगर NH2 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो जब हम एमीन वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो ये वहाँ पर रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आएगा, माने क्लोरोबेंजीन से अमोनिया की रिएक्शन कराने पर एनिलीन बनेगा, एरोमेटिक एमीन बनेगा, ये कहने। तो NH3 कैसे रिएक्ट करता है NH2H में, चाहे वो हेलोएल्केन से हो, चाहे वो हेलोएरिन से रिएक्शन करो, चाहे वो कहीं कर रहा हो, आपने NH3 को NH2H में तोड़ लेना है HCl के साथ और बचा हुआ ऐसे।
जो ट्रिक एक बार बता दी वही है। आप इनको भी रिएक्शन नोट कर लीजिए, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेम है वो जरूर नोट करते चलिए। इसके बाद कुछ और जो बचे हुए केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बात करते हैं 12वें नंबर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। हेलोएरिन में आप रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर साइनाइड से, रिएक्शन विद कॉपर साइनाइड। तो देखिए ये रहा क्लोरोबेंजीन माने हेलोएरिन, कॉपर साइनाइड होता है CuCl, तो कॉपर Cl को निकाल के ले जाएगा और Cn वहां लग जाएगा, तो रिंग पर आ जाएगा Cn, CuCl बाहर। इसको क्या बोलेंगे? फेनिल साइनाइड या साइनोबेंजीन। रिंग पर ऊपर Cn है तो साइनो, नीचे बेंजीन बोल देंगे। फेनिल साइनाइड, कई नाम हो सकते हैं ना ऐसे, फेनिल साइनाइड जो पॉपुलर नेम होता है ज़्यादातर हम उसी को लिखते हैं उसका, तो आप बार बार लिखेंगे तो आपको भी याद हो जाने वाले हैं। कॉपर क्लोराइड इसका लिख लेना। इसके बाद जलीय KOH से भी करें। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने क्या ट्विस्ट है रिएक्शन विद KOH एक्वस। देखिए ये रहा हेलोएरिन, जब आप KOH एक्वस से रिएक्शन कराएंगे तो एक्चुअल में ये नो रिएक्शन आएगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ध्यान से देखिए क्यों नहीं होगी। KOH एक्वस पूरी तरह से आयनिक यौगिक है, आयनिक कंपाउंड है, K+ होता है, OH- होता है। जबकि Cl अगर ऐसे कार्बन से जुड़ी हो जो डबल बॉन्डेड हो, माने डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जो Cl होती है उसका सब्सटीट्यूशन आयनिक कंपाउंड से नहीं हो पाएगा, K से नहीं हो पाएगा। कैसे डबल बॉन्डेड से जुड़ी है? इस रिंग को हटाकर जरा डबल बॉन्ड वाली स्थिति लगाइए। ऐसे तो होता है ना बेंजीन में डबल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं, एकांतर क्रम में होते हैं। तो होगा क्या, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के पास ही तो हैलोजन है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जो हैलोजन होती है वो आयनिक यौगिक के साथ रिएक्शन नहीं देती। KOH एक्वस एक आयनिक यौगिक है, एक आयनिक कंपाउंड है, तो ये K बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और Cl डबल बॉन्डेड कार्बन के पास होने की वजह से आयनिक रिएक्शन के लिए, आयनिक अभिक्रिया के लिए इनर्ट होती है, निष्क्रिय होती है। तो ये Cl जो है इस स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड के साथ रिप्लेस नहीं हो पाएगा, इसलिए नो रिएक्शन। फिर इसको कैसे करेंगे आप? अगर आप Cl की जगह OH लाना ही चाहते हैं तो आप इसका रिएक्शन H2O से कराएंगे। H2O HH में करता है, तो ये वाला H Cl के साथ जाएगा क्योंकि ये ध्रुवल है, ये ध्रुवल यौगिक होता है H2O, तो ये आयनिक तो है नहीं, तो इसलिए HCl के साथ जाएगा और OH आ जाएगा। फिर आपका ऐसे फिनॉल बन पाएगा। ये फिनॉल हो गया, ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया। तो चलिए आप लिख ही रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जो हैलोजन होती है वो आयनिक रिएक्शन के लिए इनर्ट होती है, निष्क्रिय होती है। ऐसा नहीं है कि एरोमेटिक में होता है। अगर कोई आपसे ये पूछ ले CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, इसे विनाइल बोलते हैं ना, क्योंकि जब एथिलीन होता है ना, ये एथिलीन का अगर एक H कम हो जाए माने ऐसे करके, तो इसे क्या बोलते हैं? विनाइल, जिसे आप वाइनिल भी बोल देते हैं कुछ लोग। ये विनाइल है, ये वाइनिल भी कहते हैं। और Cl लग गया इसके आगे तो विनाइल क्लोराइड हो गया। अगर इसका रिएक्शन आपको KOH एक्वस से कराने के लिए आ जाए तो बिल्कुल लिखिए नो रिएक्शन। कभी इसमें रिएक्शन करा के बैठ जाओ, मेरी ट्रिक के काम कर दो कि KOH एक्वस है तो भाई KCl के साथ जाएगा, OH छोड़ देंगे, माने KOH एक्वस हैलोजन की जगह OH कर देता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है साथ में कि वो हैलोजन एटम डबल बॉन्डेड कार्बन के पास ना हो। भाई डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हैलोजन है तो ये आयनिक रिएक्शन नहीं देगा, और ये आयनिक कंपाउंड है तो ये आयनिक रिएक्शन नहीं देगा। ऐसे यहाँ देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हैलोजन है और ये एक आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये KCl के साथ नहीं जाएगा, ये निष्क्रिय होता है Cl ऐसी कंडीशन में, तो इसलिए ये नो रिएक्शन होगा। फिर इस Cl की जगह अगर OH लाना ही है तो आप H2O से कराइए, ध्रुवल वीक कंपाउंड से कराइए, तो HCl के साथ जाएगा, OH फिनॉल बनेगा। ठीक है ना? तो इस टाइप से एक तरीके से 13वीं जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो जल से क्लियर हो गया, वो मैंने समझाने के लिए लिख दिया आपको। जलीय KOH से, तो जलीय KOH से तो हेलोएरिन रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि हेलोएरिन में जो हैलोजन एटम होता है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा होता है, और डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा हैलोजन आयनिक रिएक्शन के लिए निष्क्रिय होता है, क्रियाशील ही नहीं होता, इसलिए नो रिएक्शन आता है। इसलिए आप जल से रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ और OH आता है। और ये चैप्टर में NCERT एक्साइज में स्पेशली क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन की जल के साथ रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन विद वाटर, क्लोरीन रिएक्शन विद वाटर देन फॉर्म्स फिनॉल। इसीलिए क्वेश्चन है क्योंकि KOH एक्वस की हेल्प से कुछ बच्चे इस Cl की जगह OH ले आते हैं, फिर एग्जामिनर उसको 0 दे देता है। तो आप समझिए
कि ये रिएक्शन नहीं होगा, H2 से ये रिएक्शन होगा। तो कन्वर्जन में स्पेशली ध्यान रखेंगे, अगर हमें बेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए आया तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन तक पहुंच जाएंगे और फिर आप KH एक्वस नहीं कराएंगे, आप H2 कराएंगे। और ये बात एरोमेटिक में नहीं एलिफेटिक में भी लग रही है। डबल बॉन्डेड कार्बन के पास अगर हैलोजन है तो वो आयनिक रिएक्शन के लिए निष्क्रिय है। KH एक्वस से वो KCl के साथ नहीं जाएगा, माने नो रिएक्शन आएगा। अगर यही रिएक्शन ऐसा होता, ये इसका KH एक्वस से रिएक्शन हो रहा होता तो रिएक्शन हो जाता, क्योंकि जो Cl है इस बार डबल बॉन्डेड कार्बन के पास नहीं है, क्योंकि इस कार्बन से कोई डबल बॉन्ड नहीं जा रहा है, वो तो इस वाले से जा रहा है। तो Cl जिस कार्बन पे वो डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा ही नहीं है, तो ये KCl के साथ चले जाएगा और OH लग जाएगा। तो ये बन जाएगा CS2 डबल बॉन्ड CS, CS2 यहाँ OH हो जाएगा और प्लस KCl। तो अगर आप KH एक्वस कराएंगे तो KCl के साथ जाएगा, OH छोड़ेगा, लेकिन तब जब वो Cl डबल बॉन्डेड कार्बन के पास ना हो, सिंगल बॉन्डेड कार्बन के पास होना चाहिए, तब KH एक्वस K के Cl को हटा देगा और OH छोड़ देगा, अल्कोहल बना देगा। तो इस टाइप से आपका जो हेलोएरीन जो स्टार्ट हुआ था इस लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाता है। हेलोएरीन में हमने आज उसका सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। हेलोएरीन के अगर यूजेस की बात करें तो कोई ऐसे जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज में कंपाउंड बने हैं वो सारे उसके यूज हैं, उपयोगी हैं। हेलोएरीन का उपयोग देखिए हम कह सकते हैं एनिलीन बनाने में। आप देखिए क्लोरोबेंजीन से सीधे सीधे एमीन वाला ग्रुप बना, एनिलीन बना, डाइफेनिल बाइफेनिल बना, क्लोरोबेंजीन से फिनोल बन जाता है, ये बन रहा है देखिए। तो ऐसे करके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बनिक यौगिक बनाने में यूज होता है हेलोएरीन, क्लोरोबेंजीन। साथ ही लैब में एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस टाइप से जो मैंने आपको यूज बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, बोर्ड पर तो नहीं लिखे, इसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। तो हेलोएरीन के उपयोग तक हेलोएरीन कंप्लीट हो जाता है। साथ में मुझे ये बातें भी बतानी है आपको कि जो भी रिएक्शन आपने लिखी हैं, तो रिएक्शन लिखने का तरीका वही है जो मैंने आपको पहले कहा कि जो रिएक्टेंट आते हैं, जो प्रोडक्ट आते हैं, उनकी नेमिंग लिखिए। एक से ज़्यादा बार भी अगर कोई आ रहा है प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, उसको आपने लिखना है, क्योंकि आपने 12th करना है या आपने कंपटीशन एग्जाम फेस करना है, तो मेरी बात माननी पड़ेगी आपको। साथ ही जब भी कोई आपको नया प्रोडक्ट या रिएक्टेंट दिखता है, तो जो मैंने आपको पेज बनाने के लिए कहा है, वहाँ पर आप उस कंपाउंड का फॉर्मूला और उसका नाम जरूर लिखते जाएं। ऐसे करके आप देखेंगे 100-150 फॉर्मूले ही बनेंगे, वो आप जब बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएंगे। तो जो यहाँ पर किसी का मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ रहा है, बनाने की विधि, वो दूसरे का केमिकल प्रॉपर्टीज हो रहा है। तो आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में बहुत सारे बाय नेम रिएक्शन भी आए हैं, उनको भी अलग जगह लिखते रहें, लेकिन रिएक्शन नोट करते समय अभिकारक और उत्पादों के नाम जरूर लिखें, बार बार लिखें, चाहे वो कितनी बार क्यों ना आए। साथ ही इसको आप नोट करना ही करना है। साथ ही मैं कुछ जैसे मैंने ये बताया, देखिए कि जब एथिलीन में से एक H कम हो जाता है तो उसको विनाइल बोलते हैं। ऐसे करके आप ये लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए कुछ मान लीजिए CH4 एल्केन में से एक H कम हो जाए, जैसे ये बचे CH3, तो इसको बोलते हैं मैथिल। मिलाकर वैसे कॉमनली क्या देते हैं, एल्किल। ऐसे अगर एथेन रहा हो तो एथेन में से एक H कम कर दें तो C2H5 बचे, इसको बोलते हैं एथिल। ऐसे ये विनाइल हो गया, तो यहाँ लिख देता हूँ, जैसे ये एथिलीन रहा होगा, एथीन माने जिसे कहते हैं, इसमें से एक H कम हो जाए तो इसको बोलते हैं वाइनिल या विनाइल, ये सब आएंगे, ठीक है ना। इसको ये ऐसे ही अगर मान लीजिए प्रोपीन में से एक H कम हो जाए, ये तो इसको बोलते हैं एलिल। इंग्लिश के वर्ड है सभी। ऐसे ही अगर बेंजीन में से, ये सब जगह H होते ही हैं, लेकिन इसका मैंने एक H कम कर दिया और इस बैलेंस को ऐसे छोड़ा, तो इसको बोलते हैं फेनिल या फिनाइल। एलिल को ऐसे लिख देंगे एलिल, विनाइल को लिख देंगे विनाइल। एथिल मैथिल की आपको बहुत बार लिख दिया, मैथिल, ये हो गया आपका एथिल, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये कुछ वर्ड हैं, शब्दावली जो यूज आएगी। एक और लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर रिंग पर अगर ये एक्सरसाइज में बहुत देखने को मिलेगा, अगर CH2 ऐसे बॉन्ड, भी CH3 था, टोलोइन था मान लीजिए, तो टोलोइन का एक H कम हो गया, तो इसको बोलते हैं बेंजिल या बेंजाइल बोल देते हैं इसको।
ठीक है ना। तो इस टाइप से ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, इसको आप लिख लें, इनकी वर्डिंग आएगी, वैसे मैं बार बार बताता रहूँगा। तो देखिए इस ये लेक्चर यहीं पर लास्ट हो जाता है इन टॉपिकों के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डीडीटी, क्योंकि हेलो एरीन को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, तो उसमें 2 छोटे टॉपिक रह गए हैं, एक डीडीटी, एक पीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और छोटे छोटे टॉपिक जैसे कायरल अकायरल, हालांकि मैं पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूं, लेकिन उनको डिस्कस करेंगे। और जस्ट एक और लेक्चर बाद आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ तक जितना भी मैंने हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर के जो लेक्चर आपको पढ़ाए हैं, इनको आप रिपीट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कॉपी पर रिएक्शन को बार बार लिख कर देखते रहिए। मैंने जो आपको पढ़ने का मेथड बताया है उसके अनुसार ही, उसके अकॉर्डिंग ही आपने पढ़ना है। क्या करना है, पहले आपने जो भी चैप्टर पढ़ने बैठे उसके बनाने की विधि के हेडिंग नोट कर लीजिए कॉपी से देखकर, अपने नोट्स जो बना रहे हैं, रिएक्शन लिख कर देखिए, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ याद कर लीजिए, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग नोट कर लीजिए, उन रिएक्शन को लिख कर देखिए। फिर एक्सरसाइज में जब आता है तो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बताता हूँ। तो नए लेक्चर में डीडीटी और बीएससी को पढ़ेंगे, या जो और छोटे टॉपिक रह गए उनको पढ़ेंगे, और उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज इस चैप्टर की स्टार्ट हो जाएगी। और आपको मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ही ऑर्गेनिक सीखी जाती है, अन्यथा ऑर्गेनिक सीखने का कोई मेथड नहीं है, क्योंकि वहां आप देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा और हमारे करने का जो ढंग होगा, जो तरीका होगा, वो क्या होता है। और आपको मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज जैसे ही हेलो एल्केन हेलो एरीन की आप सिस्टमेटिक कंप्लीट करेंगे, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के समझ लीजिए बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे। कोई आपको किसी तरीके की परेशानी कभी लाइफ में आएगी ही नहीं ऑर्गेनिक को लेकर। तो मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ छोटे टॉपिकों के साथ, और हेलो एल्केन हेलो एरीन के चैप्टर को एनसीईआरटी से पहले फिनिश करेंगे। तो जो भी डाउट और क्वेरी होगी आपकी, तो कमेंट के माध्यम से मेरे पास तक पहुंचाते रहें।